अस्सलाम वालेकुम आदाब। डियर स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम तारीख़ी मज़मून पढ़ेंगे जो अब्दुल गनी शेख ने लिखा है। अब्दुल गनी शेख लिख के रहने वाले हैं, अभी हयात है, अल्लाह उन्हें सलामत रखें। उनका मशहूर ये तारीख़ी मज़मून सिल्क रूट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम अब्दुल गनी शेख साहब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल गनी शेख के अजदाद किसी ज़माने में वादी कश्मीर से तिजारत के सिलसिले में लद्दाख आए थे। अब्दुल गनी शेख के जो अजदाद थे, जो उनका ख़ानदान था, जो उनके बुज़ुर्ग थे, वो दरअसल कश्मीर में ही रहते थे, लेकिन किसी ज़माने में तिजारत के सिलसिले में उन्होंने लद्दाख का सफ़र किया था और फिर यहाँ ही सुकूनत इख्तियार की थी। अब्दुल गनी शेख का जन्म 1936 में लेह में हुआ। वो लेह में पैदा हुए। 1936 में इब्तिदाई तालीम के लिए गवर्नमेंट मिडल स्कूल लेह में दाखिला लिया। दौरानी तालीम ही गवर्नमेंट मिडल स्कूल लेह का दर्जा हाई स्कूल तक बढ़ा दिया गया। इस तरह 10वीं तक उन्होंने इसी स्कूल में तालीम हासिल की। लेह में ही उन्होंने 10वीं तक तालीम हासिल की। उन दिनों 10वीं के बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लोगों को लेह से निकल कर रियासत के दीगर शहरों में जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ तक स्कूलिंग जो थी वहाँ पर वो 10वीं तक थी, और 10वीं के बाद भी अगर कोई पढ़ना चाहता था उसे लेह से बाहर किसी और रियासत में जाना पड़ता था। अब्दुल गनी शेख मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए श्रीनगर न जा सके, मगर उन्होंने प्राइवेट तौर से ही तालीम का सिलसिला जारी रखा। किसी कारण वो अपनी तालीम को बहैसियत रेगुलर स्टूडेंट जारी न रख सके, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर प्राइवेट कैंडिडेट तालीम जारी रखी और पहले अदबी फाजिल, इसके बाद BA अंग्रेज़ी ऑनर्स के इम्तिहानात पास किए। इसके बाद हिस्ट्री में MA की डिग्री हासिल की। तालिब इल्मी के ज़माने से ही उनको तारीख़ से दिलचस्पी हुई। जब वो तालिब इल्म थे तो तारीख़ से यानी हिस्ट्री के साथ उनकी काफ़ी दिलचस्पी बढ़ गई थी, और उसी दौरान उन्होंने तारीख़ लद्दाख पर कई किताबों का मुताला किया। जो लद्दाख पर तारीख़ की किताबें लिखी गई थी, किसी ने लिखी थी, तो उन्होंने इन किताबों का दिलचस्पी के साथ मुताला किया। उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री में स्टॉक असिस्टेंट और फिर महकमे तालीम में बतौर मुदर्रिस भी कुछ देर काम किया। इसके बाद उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का इम्तिहान पास किया और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और ऑल इंडिया रेडियो में अपनी खिदमत अंजाम दी। और आपको अंदाज़ा होगा उनकी काबिलियत का कि पहले वो मुदर्रिस थे, एनिमल हस्बेंड्री में भी उन्होंने कुछ देर के लिए काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान पास करके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और ऑल इंडिया रेडियो में अपनी जगह पाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वाबस्ता कई वर्कशॉप और सेमिनारों में हिस्सा लिया। अदबी जो खिदमत उनकी हैं, अब्दुल गनी शेख को तालिब इल्मी के ज़माने से ही लिखने का शौक़ था। जब वो तालिब इल्म थे तब से उनके मन में लिखने का शौक़ जागा था, पैदा हुआ था। 1950 से ही उन्होंने लद्दाख के बारे में लिखना शुरू किया। 1950 के आसपास उन्होंने लद्दाख में दिलचस्पी ली और इस पर उन्होंने तारीख़ी मज़ामीन लिखने शुरू किए। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के तर्जुमान रिसाला, जो कल्चरल एकेडमी से रिसाला मशहूर रिसाला निकलता है, और जिसको उर्दू में शिराज़ा कहते हैं और कश्मीरी में शिराज हम इसको कहते हैं, उर्दू में मुस्तकिल तौर से लिखते रहे। वो इस शिराज़ा में उर्दू मज़ामीन हमेशा भेजते रहे। अफसाना और नावल के अलावा अब्दुल गनी शेख तारीख़, फ़लसफ़ा और मज़ाहिब पर भी खूब लिखते हैं। इनकी किताबों की तादाद 17 हैं। उन्होंने कम बेश 17 किताबें लिखी हैं, जिनमें 6 फिक्शन यानी अफसाना की हैं, 5 तारीख़ यानी हिस्टोरिकल और 2 बच्चों के लिए हैं, अदब इक़बाल जिसको हम कहते हैं। दिल ही तो है नावल है, वो ज़माना नावल, ज़ोजिला के आर पार अफसानवी मजमुआ, दो रहा अफसानवी मजमुआ, सोनम नरबू, सवानी उमरी, कलमकार और किताब अदबी नोश्ता और लद्दाख तहज़ीब व सकाफ़त तारीख़ वगैरह उनकी किताबों में शामिल है। उनके नावल दिल ही तो है को रियासती कल्चरल एकेडमी की तरफ से बेहतरीन किताब का इनाम भी मिला है। जो उनकी किताब है दिल ही तो है, उसको रियासती कल्चरल एकेडमी ने अवार्ड से भी, इनाम से भी नवाजा है। अब्दुल गनी शेख ने ऑक्सफोर्ड और
ब्रिस्टल इंग्लैंड, रोम, बोन, जर्मनी, डेनमार्क, इस्लामाबाद पाकिस्तान और ब्राज़ील में बैनुल अक़वामी सेमिनारों में शिरकत की है। अपनी काबिलियत की वजह से उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह के सेमिनारों में शमूलियत की है, जिनमें रोम, जर्मनी, डेनमार्क, पाकिस्तान वगैरह शामिल है, और वहाँ पे मकाले पेश किए हैं। उनकी कहानियों का तर्जुमा अंग्रेज़ी, जर्मनी, हिंदी, तमिल और मलयालम ज़बानों में हुआ है। जो उनकी मतबूआत है, जो कुछ उन्होंने लिखा है, इसका दीगर ज़मानों में भी तर्जमा हो चुका है। तो आज इनका जो सिल्क रूट है हम वो पढ़ेंगे। सिल्क रूट एक लंबी शहरा है, तकरीबन 15,000 किलोमीटर पर फैली हुई थी, और ये तिजारत के लिए बहुत ही मशहूर और मारूफ रूट था। सिल्क रूट या शाहराही एब्रेशम कदीम दुनिया की सबसे मशहूर लंबी पुरअसरार शहरा है। ये जो सिल्क रूट है, ये या जिसको शाहराही एब्रेशम कहते हैं, ये कदीम दुनिया की सबसे मशहूर और पुरअसरार शहरा है, जो रोए ज़मीन पर इंतहाई दुश्वार गुजार खित्तों से गुजरती है। अगर आपने लद्दाख का सफ़र किया होगा तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वो किस कदर ऊंचाई पर है, और वो रास्ते जो है वो किस कदर दुश्वार है, और इन्हीं दुश्वार रास्तों पे सिल्क रूट गुजरता हुआ बहुत दूर तक जाता था, और तकरीबन ये 15,000 किलोमीटर पर फैला हुआ था। ये चीन से होती हुई यूरोप में कदीम सल्तनत रोमा तक जाती थी। चीन के शहर गुवांग ज़ू से बहरी रोम की बंदरगाह तक इसकी लंबाई तकरीबन 15,000 किलोमीटर थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काफ़ी लंबा रास्ता था। एक सिरे से दूसरे सिरे तक मालो असबाब की नकलो हमल में 1 साल का वर्षा लगता था। यानी जहाँ से हम शुरू करते थे इसके किनारे से, तो आखिर तक पहुँचने के लिए 1 साल का वर्षा लग जाता था। शहरा पर बहुत सारे शहर, कस्बे और बस्तियाँ आबाद थी, और इस शहरा पर बहुत सारे शहर आबाद हुए थे, बहुत सारी बस्तियाँ थी, और बहुत सारे कस्बे भी थे। मुसाफिरों और ताजों की रिहाइश के लिए जा बजा सराएँ बनी थी, चूँकि 1 साल की मसाफत थी, 1 साल का वर्षा लग जाता था, और मुसाफिरों को रास्ते में रुकना पड़ता था, और उनकी रिहाइश के लिए जगह जगह पे सराएँ बनी थी। सराएँ कहते हैं कि जहाँ पे मुसाफिर लोग रात को आराम करते हैं। और माल की नुमाइश और खरीद व फरोख्त के लिए एम्पोरियम बने थे, और जहाँ पे वो अपने माल की नुमाइश करना चाहते थे, और उस जगह को एम्पोरियम कहते थे। वो एम्पोरियम में ठहरते थे और अपने मालो असबाब की वहाँ पे नुमाइश करते थे, और लोग आते थे, वो माल पसंद करते थे, और इसकी खरीद फरोख्त होती थी। चीन तुर्किस्तान मौजूद शिनजियांग का शहर काशगर सिल्क रूट के तकरीबन मरकज़ में था। जो चीन तुर्किस्तान मौजूद शिनजियांग जिसको कहते हैं, इसका शहर जो है काशगर, वो सिल्क रूट के वस्त में था, दरमियान में था। तिजारत की वजह से इन शहरों और कस्बों को बड़ा फ़ायदा पहुंचा था, क्योंकि यहाँ पे तिजारत हुआ करती थी, और इस लिहाज से जो शहर वहाँ पे आबाद हुए थे उनको बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ था, और लोग बड़ी खुशहाल थे, और लोग जो वहाँ के थे वो बहुत ही खुशहाल थे। इस शहरा से सदियों तक ताजर मुबालिक, इस शहरा से कौन? ताजर, मुबालिक, यात्री, फौजी और मुसाफिर हो गुजरे हैं। जहाँ जहाँ से लोग गुजरते थे वहाँ अपनी तहजीब की छाप और निशान छोड़ते थे, क्योंकि ये सिल्क रूट महज तिजारत के लिए नहीं खोला गया था, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ तबका है फ़िक्र के लोग वहाँ से गुजरते थे, इस रूट से गुजरते थे, और वो इंजन में मुबालिक भी हुआ करते थे, यात्री भी हुआ करते थे, फौजी भी और मुसाफिर भी, और उन्होंने अपने तहजीब की छाप वहाँ पे ज़रूर छोड़ी थी। सिल्क रूट रेगिस्तानों से गुजरती थी। ये जो सिल्क रूट थी ये रेगिस्तानों से गुजरती थी, जहाँ दरिया बहते थे और जावजा चश्मे फूटते थे। जहाँ जहाँ पानी था वहाँ नखलिस्तान थे, और जहाँ पानी होता था कुदरती बात है, और वहाँ पे पेड़ उगाए थे, नखलिस्तान बना था, और इंसान की आबादी थी। और जहाँ पानी होता था, अगर आपने हिस्ट्री का मुताला किया होगा तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जहाँ पे बस्तियाँ आबाद हुई थी वो दरिया के किनारे थे। इस शहरा और इससे मुंसलिक दूसरी शाखों की शहराओं पर मुख्तलिफ अक़साम के मालो असबाब से लदे गले में टिनटिनाती घंटियाँ बांधे ऊँटों, घोड़ों और दूसरे बरदार जानवरों की लंबी कतारें गुजरती थीं। चूँकि उन दिनों गाड़ियाँ नहीं थी, लिहाजा घोड़ों पे, ऊँटों पे और गधों पे मालो असबाब लदा जा रहा था, और उनके गले में घंटियाँ हुआ करती थी, और उनका शोर
जो होता था, उन घंटियों से जो आवाज़ें निकलती थी वो दिल को बहुत ही भाती थी। तसव्वुर की आँखों के सामने जब वो नक्शा आता है, जब हम तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं, और जब वो मंज़र हमारी आँखों के सामने रक़स करता हुआ आता है, तो जहन पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। जर्मनी के एक महक़िक़ और जगराफिया दान बारून वोन रिश्ताफेन ने रेशम की मुनासबत से इस शहर का नाम सिल्क रूट रखा था, क्योंकि वहाँ से रेशम निकलता था, और इसकी मुनासबत से उन्होंने इस जर्मन के एक महक़िक़ ने इसका नाम क्या रखा था? सिल्क रूट। रेशम रोमन शहरियों में बड़ा मकबूल था। जो रोमन शहरी थे वो रेशम को हद से ज़्यादा पसंद करते थे। वो इसे अपना मखसूस लिबास बनाकर पहनते थे, और वो इस रेशम को अपना मखसूस लिबास बनाकर पहनते थे, पसंद करते थे, जो टोस घास कहलाता था। चौथी सदी में सरकारी सतह पर रेशम की दरामद में इतना इजाफा हुआ। जब चौथी सदी हुई, जब चौथी सदी आई, तो इसमें रेशम में इसकी दरामद में इतना इजाफा हुआ कि बाज़नीतीन हुकूमत यानी मशरिक़ी रोम की हुकूमत का ख़जाना खाली हो गया। उन्होंने इसको इस कदर तरजीह दी। इस खित्ते में एशिया की 4 अहम तहजीबी इकाइयाँ, और इस खित्ते में एशिया की, जिसको हम एशिया कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट एशिया, इसमें 4 अहम इकाइयाँ जो थी, जिनमें चीन शामिल था, बरसगीर हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया और ईरान, जिनको एक जगराफिया दान ने ट्रांस हिमालयन का नाम दिया है। और जगराफिया दान ने इन 4 इकाइयों को क्या नाम दिया है? ट्रांस हिमालयन। पामीर, गिलगित, यल्तिस्तान, लद्दाख, मगरबी तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के मुतसिला इलाकों को मगरबी ट्रांस हिमालयन कहा जाता है। जो मुतसिल इलाके थे जो इसके साथ साथ थे, और उनको क्या मगरबी ट्रांस हिमालयन कहा जाता था। इन इलाकों से सिल्क रूट की 3 अहम शाखें गुजरती थी, और इन इलाकों से इसी सिल्क रूट से जो हाईवे था वहाँ से 3 अहम शाखें गुजरती थी। ये खिता खासकर सेंट्रल एशिया महक़िक़ों और साइंसदानों के लिए हमेशा से बाइस कशिश और पुरअसरार रहा है। ये जो खिता है खासकर सेंट्रल एशिया महक़िक़ों और साइंसदानों के लिए हमेशा से बाइस कशिश और पुरअसरार रहा है। जो सेंट्रल एशिया के महक़िक़ थे उनके लिए ये हद से ज़्यादा दिलचस्प था, और दुनिया इससे मुतालिक ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहती है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सेंट्रल एशिया से मुतालिक तालीमी और तहक़ीक़ी इदारे हैं। वहाँ तालीमी इदारे भी हैं और तहक़ीक़ी इदारे भी हैं। उनमें अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन, हिंदुस्तान और जापान शामिल है। सिल्क रूट हज़रत ईसा की वलादत से कम अज़ कम 200 साल पुरानी है। यानी हज़रत ईसा के दुनिया में आने से पहले 200 साल पुरानी है। यानी आज 2020 चल रहा है, और 2220 साल हो गए हैं इस सिल्क रूट को मार्च वजूद में आए हुए। और ये चीन और रोमन हुकूमतों के माबेन तिजारत के लिए बनाई गई। और ये किसके लिए? चीन और रोमन हुकूमतों के माबेन, उनके दरमियान जो तिजारत का सिलसिला था, उसको फ़रोग़ देने के लिए ये सिल्क रूट बनाई गई थी। तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए चीन के शहंशाह थे कि कासिद जहान कयान ने अहम किरदार अदा किया। उसने एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल इसमें अदा किया था। इसके साथ हमसाया मुल्कों के साथ भी तिजारती राहें खोली, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल था, और बाद में हिंदुस्तान को भी उन्होंने अपनी तिजारत में शामिल किया था। तो आज यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इस सिल्क रूट पे और भी बात करेंगे। और जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।